हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने सर्कुलर मोशन देखा था उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी और अब हम देखेंगे इस पे जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम उस थ्योरी से रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक भारी मन का ए त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर फिसलता है। यदि निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाए कि सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच जाए तो सिद्ध कीजिए कि मन के पे से जाने वाली त्रिज्या टी समय पर इतना डिग्री कोण घुमाएगी तथा मन का कभी उच्चतम स्थिति नहीं पहुंच पाएगा। तो यदि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरी अच्छे से थ्योरी समझाई हुई है तो उसको देखें और फिर यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि हमारे पास कोई मन का है जो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में नीचे से फेंका जाता है तो उसका किसी पॉइंट टी किसी समय टी समय बाद किसी पॉइंट पी पर जो वेग होगा वो किस फॉर्मूले से दिया जाता है। वो फॉर्मूला है v² = u² माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है कि टी समय बाद कण जब थीटा एंगल कवर कर चुका होगा उस सर्कुलर मोशन में तो वो उसका वेलोसिटी होगा उस टाइम पे, और u क्या है हमको आरंभिक वेग। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाए कि सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच जाए। तो सर्वोच्च बिंदु पे पहुंच जाएगा तो यदि कोई जैसे हमारे पास ये कोई सर्कुलर मोशन है, कोई यहाँ से फेंका जाए पॉइंट और यहाँ से सर्वोच्च बिंदु पे पहुंच जाए तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा। ये टोटल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, या फिर इसको हम पाई कह सकते हैं। जैसे हम इसकी वैल्यू कॉस यहाँ पे रखेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे पाई, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, और जब सर्वोच्च स्थिति पे पहुँच जाएगा और हम सर्वोच्च स्थिति पे पहुंच जाएगा उसका वेग क्या होगा सर्वोच्च स्थिति पे 0 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमारे कहने का मतलब है कि निम्नतम बिंदु से ऐसे फेंका जाए कि सर्वोच्च बिंदु पर जाए। तो हम क्वेश्चन का ये कहना चाह रहा है कि हमने ऐसे फेंका वो ओनली सर्वोच्च बिंदु तक जाए, तो वहाँ जाके रुक जाए। तो वहाँ पे जब थीटा = पाई हो जाएगा तो हमारा v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम रख सकते हैं 0 = u²। अब ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 2ag माइनस 2ag। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी, u² की वैल्यू आ जाएगी 4ag। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि हमको आरंभिक वेग है जिस वेग से कण को फेंकना है वो वेग क्या हो जाएगा आरंभिक वेग 4ag। तो हमारा ये वाला पार्ट अभी तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि मन के से जाने वाली त्रिज्या टी समय पे इतना एंगल बनाएगी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो u है u की वैल्यू पता चल चुकी है हमें। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम v जो किसी समय टी पे वेग क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं इस v² में u² की वैल्यू 4ag रख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4ag माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 4g माइनस 2ag तो ये हो जाएगा 2ag प्लस 2ag cos थीटा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम क्या करते हैं 2ag को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, यहाँ से v² की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 2ag। अब इस 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं हम 2 cos² θ/2। तो यहाँ से v² की वैल्यू ये आ जाएगी, v² की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। हम यहाँ से दोनों साइड अंडर रूट करके हम क्या कर सकते हैं v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी √ag इंटू 2√ag cos θ/2। ये आ जाएगी हमारे पास v की वैल्यू। अब यहाँ से हमको जब एंगल निकालना है तो यहाँ से हम v का जो फॉर्मूला है उसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, जो हमारा जो वेलोसिटी जो आई है इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इस वेलोसिटी को लिख सकते हैं किसी सर्कुलर मोशन में v क्या होता है, किसी सर्कुलर मोशन में हम v को लिख सकते हैं v = a इंटू ओमेगा। ये होता है v तो रेखीय वेग है, ओमेगा क्या है कोणीय वेग, और हमको कोण निकालना है तो हमको किसी तरह से कोणीय वेग में जाना पड़ेगा। तो इस v को हम क्या लिख सकते हैं a ओमेगा, और a ओमेगा की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 2√ag cos θ/2। ये हमको वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस a ओमेगा जो लिखा हुआ है तो यहाँ से ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ओमेगा को लिख सकते हैं d θ/dt इज इक्वल टू 2√ag cos
थीटा बाई 2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, थीटा को एक साइड ले सकते हैं सारे वेरिएबल, टी को एक साइड ले सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, थीटा वाले सारे वेरिएबल एक साइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट जी अपॉन ए। इस ए से ये अंडर रूट ए कैंसिल होकर ये हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डी टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, डी थीटा यहीं पे था, कॉस थीटा बाई 2 को नीचे लेके आ गए, इस ए और यहाँ पे अंडर रूट ए था, तो इस अंडर रूट ए से ये अंडर रूट ए रह जाएगा, और उस अंडर रूट को नीचे लेके आ गए, तो हमारे पास ये वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि टी समय पर इतना एंगल करेगा, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा बाई 2 डी थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट जी अपॉन ए डी टी, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक साइड है थीटा के सारे वेरिएबल है, और दूसरी साइड क्या है हमारे पास, सारे वेरिएबल किसके हैं, टी के वेरिएबल। तो यहाँ से हम सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं कि, हम ऐसे क्या मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे हमारा जो एंगल थीटा क्या था, थीटा था 0। अब हम मान लेते हैं कि समय t पर ये जो एंगल वो हो जाता है, ये हम मान लेते हैं थीटा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सेक थीटा बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे, तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास, सेक का जो फॉर्मूला होगा लॉग सेक थीटा, जो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है लॉग सेक थीटा बाई 2 प्लस 10, ये होता है सेक का फॉर्मूला। तो अब इसमें 1/2 करेंगे तो वो नीचे आके 2 हो जाएगा इधर, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट जी अपॉन ए, और ये हो जाएगा टी, और लिमिट जाएगी 0 से टी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट हमारी जाएगी 0 से थीटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया हमने दोनों साइड। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में हमको अब जो प्रूफ करना है वो उसके बराबर लेके आना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा जो इक्वेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम किसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 हटा देंगे, और यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी निकल के, जब टेन थीटा के फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 10। हम अब क्या करें, इस सेक थीटा और टेन थीटा जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, टेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये प्लस, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन ए इंटू टी। हमने कैसे किया, जो टेन थीटा बाई 2 था वो तो टेन थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, इस सेक का जो फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से इसको ऐसे लिखते, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ऐसे हमारी चीज़ ये आ गई। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये, अब हमारा बस फाइनल आंसर आ चुका है, अब हमको बस इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, अब जो लॉग थीटा लिखा हुआ है, तो ये जो फॉर्मूला होगा हमारा, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन थीटा बाई 2, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये पूरे को हम कैसे ले सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक टेन इनवर्स बाई 2, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन ए इंटू टी। तो यहाँ से हम इसको उधर ले जाएंगे, तो ये होगा टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट जी ए टी, और यहाँ से जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक टी अंडर रूट जी अपॉन ए, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ से थीटा। और हमको क्वेश्चन में देखो यही चीज़ प्रूफ करनी थी, तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है। अब हमको दूसरी चीज़ का प्रूफ करनी है, तथा मन का कभी भी उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो मन का जब कभी भी उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुँच पाएगा, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू जब हम क्या डालते हैं यहाँ से, जो सेकंड पार्ट है उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंच पाएगा, उसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू हम डाल देते हैं पाई, क्योंकि हमको यदि उच्चतम बिंदु तक पहुंचाना है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई। जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, π/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक t√g/a, ये हो जाएगा ऐसे। अब यदि tan इनवर्स की वैल्यू निकालें तो लेफ्ट हैंड साइड में ये लेके आ जाएगा, तो हो जाएगा tan π/2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक t इनवर्स g/a। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखो क्या चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से tan π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan π/2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इसकी इन्फिनिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, t की वैल्यू को इन्फिनिटी होगा, तभी ये दोनों साइड इन्फिनिटी हो पाएगी। यहाँ से कह सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई पे t की वैल्यू क्या आ गई, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हो गया कि यदि कण को उच्चतम बिंदु तक पहुँचना है, यदि उसको एंगल थीटा तक जाना है, तो उसको इन्फानाइट समय बाद वो थीटा पे पहुंचेगा इसका, और इन्फानाइट समय हम रीच कर सकते। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो कण है हमारा वो कभी भी थीटा इक्वल टू पाई पे नहीं पहुंच पाएगा, और इसका ये मतलब होगा कि उच्चतम बिंदु पे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ से हमारा ये सारी चीज़ प्रूफ हो गई, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो हमारा क्वेश्चन है कि एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त में निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाए कि ठीक सर्वोच्च बिंदु तक जाए। तो हमें ज्ञात करना है कि वो किस पॉइंट पे तो वो सर्किल को छोड़ देगा और कितना टाइम लेगा उस सर्किल को छोड़ने में। तो इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन या सर्कुलर वृत्तीय गति करता है, तो उसका वेग किसी पॉइंट पर हम किस फॉर्मूले से देते हैं, वेग हम देते हैं v² इक्वल टू u² माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा। तो ये कैसा, यदि आपको जाना तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने थ्योरी बताई है, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ आता है। तो यहाँ से हम यहाँ पे v है टाइम t पे वेग, u है इनिशियल वेग, और cos थीटा मतलब थीटा एंगल पे जाके वो छोड़ते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यदि वो क्वेश्चन में जाएगा कि सर्वोच्च बिंदु तक जाए, तो सर्वोच्च बिंदु तक जाने में हमारा क्या होगा कि v तो हो जाएगा 0 और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई। तो यहाँ से हम जैसे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू u² माइनस 2ag माइनस 2ag। तो यहाँ से u² की वैल्यू कितनी आ गई, u² की वैल्यू आ जाएगी 4ag। तो हमको पता चल गया कि यदि किसी कण को ऊपर तक पहुंचाना है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और वो होगी u² इक्वल टू 4ag। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहे, कितने समय बाद तो वो उस वृत्तीय पथ को छोड़ेगा और कितना टाइम वो लेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि जब ये कण जो वृत्तीय पथ को छोड़ेगा, तो उस टाइम पे याद रखो कि जब भी हम क्वेश्चन में क्या है कि वृत्तीय पथ को छोड़ेगा, तब हमें क्या करना है, जो रिएक्शन फोर्स होता है उसको हमको 0 करना है। तो ये जो वेलोसिटी थी, तो हम रिएक्शन फोर्स भी हमने निकाला हुआ था। तो रिएक्शन फोर्स का फॉर्म था, रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू, रिएक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला था उसमें r की वैल्यू थी m/a, और u² माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा। ये था किसी समय t पर और एंगल थीटा के ऊपर रिएक्शन फोर्स हमारा इससे दिया जाता था। अब हम मान लेते हैं कि जब इसको इस वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो वह t समय बाद, हम मानते हैं कि t समय बाद क्या है, थीटा की वैल्यू θ1 पर वृत्तीय पथ छोड़ देता है, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही थीटा की वैल्यू θ1 पे वृत्तीय पथ को छोड़ देगा, तो यहाँ से उस टाइम पे हम r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से करेंगे 0 इज इक्वल टू
m अपॉन a, और यहाँ से u स्क्वायर के ऊपर वैल्यू है 4AG, तो ये जाएगा 4AG माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा 1। हमने माना है कि थीटा इक्वल टू थीटा 1 पे छोड़ा, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी -2/3। यहाँ से सॉल्व करोगे तो हमको ये वो एंगल पता चल गया कि जिस एंगल पे ये छोड़ेगा। तो हमारा एक क्वेश्चन तो सॉल्व होगी, कहाँ छोड़ेगा वो वैल्यू निकल चुकी है। वैल्यू है कि थीटा 1 एंगल पे छोड़ेगा और थीटा 1 की वैल्यू है कॉस इनवर्स -2/3। ये तो हमको सॉल्व हो गया। अब हमको वो टाइम निकालना है कि जिस टाइम के बाद ये इस वृत्तीय पथ को छोड़ देगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा वेलोसिटी थी इसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो इसको लेके कैसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ से या हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए हमको जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी उसको मानेंगे। हमने इनिशियल वेलोसिटी हम निकाली थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या निकल के आई थी, u स्क्वायर की निकल के आई थी 4AG। तो यहाँ से रख देंगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 4AG माइनस 2AG प्लस 2AG। और जब ये यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ से हम सॉल्व करें तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा। तो यहाँ से v को सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2AG 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2AG इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर के लिए हो जाएगी, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट AG इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से v की वैल्यू। अब हमको क्योंकि कब छोड़ेगा टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो वेलोसिटी थी इस वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a इंटू डी थीटा बाई डी टी। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है रेडियस इंटू जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी उसके बराबर। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी। इसके वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके लिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख जाएंगे 2 अंडर रूट जी अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से ऐसे लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं थीटा वाले सारे वेरिएबल एक साइड आ जाएंगे, तो ये वेरिएबल इस साइड आ जाएगा, तो ये जाएगा सेक थीटा बाई 2 डी थीटा, और राइट हैंड साइड में ये क्या रह जाएगा हमारे पास 2g अपॉन ए डी टी। अब देखो यहाँ से कैसे करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने ये माना था कि t इक्वल टू 0 पे एंगल हमारा था 0। अब हम मानते हैं कि t टाइम बाद ये सर्कुलर पथ को छोड़ देगा, तो उस टाइम पर हमारा एंगल हमको पता है जो हमने अभी निकाला है थीटा 1 पे छोड़ेगा, तो यहाँ से थीटा रख देंगे। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 2 log sec थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट जी अपॉन ए इंटू टी। ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब लिमिट रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी थीटा 1 आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ से हमको वो टाइम टी पता चुका कि इस टाइम टी पे ये छोड़ेगा। तो इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये पता है कि अब हमको बस एक सेक थीटा 1/2 और tan थीटा 1/2 इसकी वैल्यू निकालनी है। और यहाँ से हमको पता है कि cos थीटा 1 की वैल्यू क्या है -2/3। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा 1/2 और tan थीटा 1/2 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा 1/2 -1 इज इक्वल टू -2/3। यहाँ से निकल जाएगा cos
θ1/2 इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से देखो ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से हमारे पास cos θ1/2 की वैल्यू निकल जाएगी, वो आ जाएगी 1/√6। और जहाँ पे cos θ1/2 की वैल्यू निकलेगी तो sec θ1/2 भी निकल जाएगा और tan θ1/2 भी निकल जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे तो sec θ1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी √6, क्योंकि cos θ1/2 की वैल्यू √6 है। और इसी प्रकार से tan θ1/2 की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी tan θ1/2 की वैल्यू निकालेगी तो आ जाएगी √5। सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो जैसे इन वैल्यू को इसके अंदर रखेंगे तो आ जाएगा 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा log √6 प्लस √5 इज इक्वल टू √g/a t। तो यहाँ से जो टाइम t था केस कि जिस समय पे छोड़ेगा तो वहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू √a/g log, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो आ गया कब की वैल्यू आ गई, इस समय t पर, ये इस t समय बाद ये छोड़ेगा और कहाँ छोड़ेगा, θ1 इक्वल टू cos इनवर्स -2/3 पे छोड़ेगा। तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमको कहा गया है कि एक कण a त्रिज्या वाले ऊर्ध्वाधर वृत्त में निम्नतम बिंदु से अंदर की ओर फेंका जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट था तो इसके आरंभिक वेग u से यहाँ से फेंका जाता है। यदि कण वृत्त को छोड़ने पर उसके केंद्र से गुजरता है तो हमको इस बार जो कण फेंका गया तो हम मानते हैं कि थीटा एंगल तक तो वो जाता है और थीटा एंगल पे इस पथ इसका सर्कुलर छोड़ के ये ऐसे प्रक्षेप्य पथ फॉलो करता है और यहाँ से जो बिंदु O है, ये जो बिंदु O है यहाँ से केंद्र से होकर गुजरता है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि सो आरंभिक वेग जो u है ये होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पे गति करता है तो वहाँ से सबसे पहले हमको किसी एंगल थीटा के ऊपर किसी एंगल पे जो उसका जो रिएक्शन फोर्स होता है, प्रतिक्रिया बल होता है, वो होता है m/a u² - 2ag + 3ag cos थीटा, ये तो होता है हमारा रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जब थीटा एंगल ये कवर कर लिया तो समय t पे इसने क्या किया, इस वृत्तीय पथ को छोड़ दिया। तो जैसे वृत्तीय पथ को छोड़ देगा तो हमारा रिएक्शन फोर्स तो हो जाएगा 0। जैसे ही 0 होएगा तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, और मान लेते हैं थीटा पे छोड़ा है तो वो एंगल थीटा में पता चल जाएगा किस एंगल थीटा पे ये छोड़ देता है। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो इसके वैल्यू रख देंगे 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2ag - u² डिवाइडेड बाई 3ag। ये तो हमें पता चल गया कि इस एंगल पे क्या किया, इसने वृत्तीय पथ को छोड़ दिया और ये अपने सर्कुलर पथ पे गति करने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। हमारा cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा इज इक्वल टू 2ag - u² डिवाइडेड बाई 3g। ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ये जो कण है इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो प्रक्षेप्य गति का जो समीकरण है, जो मैंने पहले बताया था आपको, प्रक्षेप्य गति का जो समीकरण है वो क्या हो जाता है, वो होता है y = x tan अल्फा -12 gx² v² cos² थीटा। देखो ये जो होता है ना, ये समीकरण होता है, ये किसी भी प्रक्षेप्य गति का जनरल समीकरण है। तो हमको जब इसके लिए लिखना है तो सबसे पहले हमको पता है कि थीटा की वैल्यू तो हमको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा और इस अल्फा में संबंध हम निकालेंगे। इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा। अल्फा और थीटा के अंदर रिलेशन होती है। जैसे हम यहाँ पे कॉस अल्फा लेंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा। जैसे अल्फा और थीटा के अंदर ये संबंध हो गया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस कॉस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पे ये रख सकते हैं। यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी
यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन कॉस थीटा के लिए यदि ये रख देते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3AG। यदि ये वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये कट के यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो 2AG है, नीचे 3AG, तो AG से AG कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास कि यू स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3, यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3 वैल्यू निकल के आ जाएगी। और यहाँ से ये निकल के आएगी वी स्क्वायर की वैल्यू। और यहाँ से यदि हम अल्फा और थीटा के अंदर कंपेरिजन करते हैं तो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और जो ये वैल्यू निकल के आई है इसको देखो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3AG, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको और इसको तुलना करोगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AG कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से जो वेग निकल गया, वेलोसिटी निकल गई, किसके फॉर्म में निकल गई, अल्फा के फॉर्म में निकल गई। तो अब इस रिजल्ट का यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस रिजल्ट का जब यूज़ हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो वी स्क्वायर के लिए रख देंगे AG कॉस अल्फा यहाँ पे और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा के वैल्यू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो यहाँ से ये जो हो जाएगा ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू है ये हो जाएगी जी से जी कैंसिल होके हमारा जो इक्वेशन है वो किस में आ गया, पहले तो थीटा में था अब वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये भी यूज होगा। अब हम कोई वाली कंडीशन यूज़ करनी है कि हमारा जो कण है वो इस केंद्र से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इससे केंद्र के निर्देशांक निकालते हैं। केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जो हमारे केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे वहाँ से ये हो जाएंगे। और हमको क्वेश्चन दिया कि उसके केंद्र से गुजरा था, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो जैसे हम इस वैल्यू को यहाँ रखें तो ये हो जाएगी y इक्वल टू एक्स के वैल्यू रख देंगे a साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा माइनस 1/2 एक्स के वैल्यू ये यहाँ पे y की वैल्यू भी रख देंगे, y की वैल्यू क्या है माइनस a कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई a कॉस क्यूब अल्फा। तो हमने क्या किया इस इक्वेशन के अंदर y और x जो कोऑर्डिनेट थे वो सेटिस्फाई करा दिए। तो इसको सेटिस्फाई हम करा देंगे यहाँ से। तो हमारे पास इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन जो अल्फा है अल्फा हमको पता चल जाएगा, और टेन अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √2। तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू √2 आ गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 1/√3। जैसे को पता चल चुका है कॉस अल्फा की वैल्यू √3 आ गई, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कॉस अल्फा निकालोगे तो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गया। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आरंभिक वेग हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या है माइनस 1/√3, तो यहाँ से हम यू स्क्वायर के जो यू की वैल्यू वो निकाल सकते हैं। और तो यू की वैल्यू कैसे निकल जाएगी हमारे पास, हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू है माइनस 1/√3। तो यहाँ से जब रखोगे इसमें वैल्यू तो माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 2AG माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3AG। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी
3AG इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AG इंटू √3। यहाँ से यदि इसको सॉल्व करोगे आ गया था, वो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कहा गया है कि कर्ण स्थिर बिंदु से L लंबाई की डोरी से लटकाया गया है। यदि उसे √6GL वेग से क्षैतिज फेंका जाता है तो सिद्ध कीजिए कि अधिकतम व्यास सिद्ध कीजिए कि क्षैतिज व्यास के सिरे तथा उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव का अनुपात ये है। ठीक है, तो जैसे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि नीचे √6GL से फेंका गया है, तो एक जो क्षैतिज दिशा में जब कोण 90 डिग्री हो जाता है तब उस सिचुएशन को हम मान लेते हैं ए, और जहाँ पे वेग है v1 और तनाव है t1। इसी प्रकार से जब टॉप मोस्ट पॉइंट P पे पहुँच जाता है तो वेग मान लेते हैं v2 और उस पर रश्मि में तनाव बल मान लेते हैं t2। तब हम हमारे जो कल हमने लेक्चर सीरीज देखी थी उसके अनुसार हम किसी पॉइंट पर वेग निकालें, वेलोसिटी निकालें, वो हो जाती है v² = u² माइनस 2gr प्लस 2gr cos थीटा। ठीक है, यह थीटा एंगल पे वेलोसिटी। यदि हम पॉइंट ए पे बात करें तो पॉइंट ए पे वेग यदि निकालते हैं तो हम ए पॉइंट के लिए जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम, और क्वेश्चन में हमको दिया है कि यू की वैल्यू है √6GL, तो यहाँ से वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं, जो आ जाएगा VA का मान आ जाएगा √4GL। अब यदि हम पॉइंट ए पे तनाव बल निकालें, मान लेते हैं इस पे पॉइंट ए पे तनाव बल टेंशन फोर्स T1 है, तो टेंशन फोर्स T1 हम कैसे निकालेंगे कि जो टेंशन फोर्स होगा वो इस वृत्तीय पर सर्कुलर मोशन के लिए होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी mVA² की वैल्यू T1 के बराबर हो जाएगी। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 4mg यदि हम VA² की वैल्यू रख देते हैं। अब यदि हम पॉइंट बी पे बात करें तो पॉइंट बी पे एक उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री पाई, तो वहाँ से VB² की वैल्यू आ जाएगी 2GL। तो यदि हम पॉइंट बी पे अब टोटल फोर्स देखते हैं तो एक तो बल लग रहा है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल mg, एक बल रस्सी का टेंशन फोर्स T2, और वो टोटल ये जो टोटल बल है T प्लस mg ये हमारे सर्कुलर मोशन के लिए क्या दे देगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो हो जाएगा mVB²/L। तो यहाँ से हम T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। T2 की वैल्यू आ जाएगी mg। अब हमको क्योंकि पूछा गया रस्सी में तनाव बलों का अनुपात पूछा गया, तो पॉइंट बी पे तनाव बल है 4mg, सॉरी पॉइंट टी पे मतलब पॉइंट ए पे तनाव बल है 4mg और पॉइंट बी पे तनाव बल है mg। तो इनका अनुपात लेंगे तो हमारे पास 4 अनुपात ही आ जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करें कि एक पुरुष किसी झूले पर जिसकी रस्सियां विरामावस्था में हैं पुरुष के दुगने भार को वहन कर सकती हैं और अधिक से अधिकतम 180 डिग्री कोण पर झूल सकता है। तो हमको एक प्रूफ करना है कि यदि एक झूला है जो किसी पॉइंट से ऊपर बंधा हुआ है और नीचे यदि उस झूले पे कोई व्यक्ति झूलता है तो हमें दिया हुआ है कि वह रस्सी अधिकतम उस व्यक्ति के द्रव्यमान के दुगना द्रव्यमान सहन कर सकती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमको ये प्रूफ करना है कि जब वो व्यक्ति झूलेगा तो अधिकतम 120 डिग्री पे वो झूला झूल सकता है। तो इसे हमको देखते हैं कि पिछले क्वेश्चन के हिसाब से हम किसी पॉइंट पे वेग निकाल सकते हैं, वो है v² = u² माइनस 2gl प्लस 2gl cos थीटा। अब हम मान लेते हैं कि हमको टेंशन फोर्स भी निकाल सकते हैं। टेंशन फोर्स हमारा फॉर्मूला आ जाएगा m/L u² माइनस 2gl प्लस 3gl cos थीटा। यहाँ पे L है रस्सी की लंबाई। अब क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रस्सी जब विरामावस्था में है तो निम्नतम बिंदु पे है तो वह कितना भार झेल सकती है, किसी व्यक्ति के भार से दुगना। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि अधिकतम भार कितना हो जाएगा, मान लेते हैं व्यक्ति का भार mg है तो वह कितना भार सहन कर सकती है 2mg। तो यहाँ से t की वैल्यू जब हम 2mg रख देंगे और थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू निकल के आ जाएगी, u की वैल्यू निकल के आ जाएगी u² = gl। अब हमें क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, v² का जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें u² की वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारे पास v² की वैल्यू आ जाएगी gl × 2 cos थीटा - 1। अब हमें दिया हुआ है कि कितना अधिकतम हम झूला झूल सकते हैं, किस एंगल तक झूल सकते हैं। तो यदि हम एंड पॉइंट्स की बात करें, जब झूला हमारा झूल के अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा तो वहाँ पे एक क्षण के लिए उसका वेग 0 हो जाएगा। तो हमारा जो वेग की इक्वेशन है वेलोसिटी, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, v का मान 0 रख सकते हैं। तो जैसे v का मान 0 रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन में 60 जाएगा तो इतना ही 60 पीछे के डायरेक्शन में जाएगा, तो टोटल डायरेक्शन कितने जाएंगे 60 + 60, तो टोटल रेंज आ जाएगी 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आप
इन 5 क्वेश्चंस की जो थ्योरीज है, फॉर्मूलेज हैं, उनसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन बता सकूं।